डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर क्लास 12th के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में हम लोग स्टडी करेंगे। 11th के जस्ट बाद क्लास 12th में मैथमेटिक्स जो स्टार्ट होती है वो रिलेशन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन चैप्टर क्लास 11th में भी था, सेट के जस्ट बाद आप लोग एनसीईआरटी में भी देखे होंगे रिलेशन। यहाँ पर रिलेशन हम लोग टोटल कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कुछ भी इसमें बचने वाला नहीं है। रिलेशन को हम लोग एनसीईआरटी लेवल से लेकर जेई लेवल तक डिस्कस करेंगे। जेई लेवल तक डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि रिलेशन चैप्टर जेई एडवांस में नहीं आता है। रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन आपके जेई मेंस में रहता है। इसके बाद कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक मेजर पार्ट है क्लास 12th का। जिस तरीके से क्लास 11th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा था, एक बहुत बड़ा पार्ट था क्लास 11th का, ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलस एक बहुत बड़ा पार्ट है। आईआईटीज़ में एडवांस वगैरह में लगभग अप्रॉक्स 45% क्वेश्चंस इसी कैलकुलस से होते हैं। कैलकुलस में दो ब्रांच है, एक आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक आपकी इंटीग्रल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन में कुछ फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इसी फंक्शन में आईटीएफ पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखी है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ी है, कंपाउंड एंगल का पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, मल्टीपल एंगल्स वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं आईआईटीज़ में, क्लास 11th में है। क्लास 11th के वीडियो लेक्चर्स में जा कर के उसको आप डिस्कस कर सकते हैं या देख सकते हैं। फंक्शन एक्चुअल में पूरे कैलकुलस का टूल्स कहलाता है। ये पूरे कैलकुलस का टूल्स है। बिना फंक्शन पढ़े कैलकुलस के इस पोर्शन को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। ये पूरा पार्ट है कैलकुलस का अपना, और ये टूल्स है। फंक्शन के जस्ट बाद हम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हमने शॉर्टकट लिख दिया है यहाँ पे एलसीडी। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, डिफरेंशिएशन जो आप लोग क्लास 11th में फिजिक्स वगैरह में भी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या बहुत से डिफरेंशिएशंस जो डायरेक्टली हम लोगों ने क्लास 11th में फिजिक्स में फार्मूला याद करके रखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, उन सब का यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह भी समझेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी में। इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। ये खुद में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर भी 4-5 चैप्टर्स हैं। डिस्कशन के टाइम में फिर इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस आ जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कैलकुलस फिनिश हो जाने के बाद से फिर हम लोग अलजेब्रा का कुछ टॉपिक जो क्लास 11th के अलावा बच गया है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्लास 12th का टॉपिक है। वेक्टर एंड 3D अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस भी आईआईटी एडवांस और मेंस दोनों में इसमें से बने हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी क्लास 11th में हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, उसके जस्ट बाद ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा P&C परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिस्कशन भी करेंगे। तो मिला जुला कर कहने का मतलब है कि ये क्लास 12th का आपका पूरा सिलेबस है। और आईआईटी मेंस ले लो या एडवांस ले लो, जेई मेंस या एडवांस, 45% टू 55% आपका क्लास 12th का सिलेबस होता है जो क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस की अगर बात करें तो जेई मेंस में तो जितने भी टॉपिक हैं, क्लास 11th के टॉपिक हो, क्लास 12th के टॉपिक हो, सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। एक एक दो क्वेश्चंस रहते हैं। बट आईआईटी एडवांस जो है वो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ही एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ले लेते हैं।
कई बार जेईई एडवांस ने इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन तक पूछे हैं। वेक्टर एंड 3D से भी कई बार ऐसा हुआ है। क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे कई बार जेईई में एडवांस में 5-5 6-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से भी जेईई एडवांस वाला 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है। बट जेईई मेंस में ऐसा नहीं है, जेईई मेंस के लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस दोनों का सेम है। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, सीधे हम लोग आते हैं, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये सब बातें होती रहेंगी, क्या सिलेबस है क्या सिलेबस नहीं है, इस पर चर्चाएं आगे भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस देखते रहेंगे। बट अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक क्लास 12th का रिलेशन। थोड़ा आप लोगों को एक काम ये करना पड़ेगा, रिलेशन से पहले क्लास 11th में जो सेट आप लोगों ने पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा एक रिवीजन चाहिए आपको। और इसके बाद जो हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन चैप्टर में थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी जो क्लास 11th में डिस्कस हुई है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करना है, अपन इसको डायरेक्टली क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ हम लोग रिलेशन से पहले की बातें कर लेते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर। अभी रिलेशन पे बात करेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ और रिलेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें अपने को चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? The pair in which order is important. ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। पेयर क्या? दो एलिमेंट का पेयर, दो ऑब्जेक्ट का पेयर, दो नंबर्स का पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। से कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई से डिनोट करते थे। एक्स को आप लोग एब्सिसा बोलते थे, वाई को ऑर्डिनेट बोलते थे। तो ये क्या है? एक तरह का पेयर है। अब ये पेयर हो गया, दो नंबर्स का पेयर हो सकता है, दो एलिमेंट्स का पेयर हो सकता है, कोई भी चीज़ दो हो सकती है, उसका एक पेयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्डर वर्ड जो यूज़ कर दिया। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इस पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब कि आप इसके प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, यानी आप x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x नहीं लिख सकते। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 1। क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने इसका पोजीशन दिखाया होगा। दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया इसका। एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट चलना है, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट चलना है, और इस पॉइंट की पोजीशन होगी एक्स पर 2 और वाई पर 1। ये इसकी पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट की। हम इस पॉइंट में जो नंबर्स लिखे हैं इनके ऑर्डर्स को चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये 1 2 हो गया। अब अगर इसकी पोजीशन इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिखाएं तो फिर से दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हैं, साइन तो चेंज किया नहीं हमने। तो फिर अब क्या हुआ? अब x पर एब्सिसा 1 हो गया, ऑर्डिनेट 2 हो गया, तो x पर अपन 1 चलेंगे और इस बार y पर 2 चलेंगे। तो इस बार जो पॉइंट की पोजीशन होगी वो ये हो गई। तो ये 1 2 और 2 1 जो दोनों पॉइंट थे, ऑर्डर चेंज करने पर दो अलग अलग पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑर्डर चेंज करने पर हमारा पॉइंट भी चेंज हो गया। यानी यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी पेयर्स होते हैं इन सभी पेयर्स को क्या कहा जाता है? ऑर्डर पेयर कहा जाता है। अभी रिलेशन चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, जस्ट तुरंत बाद।
तो समझ में आ गया होगा ऑर्डर पेयर सबको। एक बार और इस पे बात कर लेते हैं। ऐसा दो एलिमेंट या दो नंबर्स का पेयर जिनके प्लेस चेंज करने पर उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता हो, ऐसे पेयर्स को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। यानी उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट या एलिमेंट किस प्लेस पर होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद से एक दूसरी चीज़ जो रिलेशन में तुरंत अपने को यूज़ होने वाली है, उस पर थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। वो एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट चैप्टर क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा। सेट चैप्टर में हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े थे सेट के बीच में। ऑपरेशंस जैसे यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स पढ़े थे, कुछ सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहीं कहीं पे डिस्कस किया जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ा था। ये जो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी एक्चुअल में दो सेट का एक ऑपरेशन है। यानी दो सेट के बीच में जो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं उसमें एक ऑपरेशन यूनियन हुआ, एक इंटरसेक्शन हुआ, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स हुए, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स हुए। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो सेट का एक बीच का ऑपरेशन है। जैसे दो नंबर्स के बीच ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे ही सेट्स के बीच जो हम लोग ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वो यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो क्लास 11th वाले में एनसीईआरटी की बुक अगर आप उठाते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th से स्टार्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा देखते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह तो हम लोगों ने सेट में पढ़ रखा है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी, थोड़ा थोड़ा बीच में हम सेट की जहाँ पे बात आएगी उसको बताते रहेंगे ताकि आपको पीछे जा कर के लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसको पॉज करके यहीं पे थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ जाए। सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेट को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे डिनोट किया जाता है। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इन जनरल बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। केमिस्ट्री में जैसे आप लोग कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जनरली कार्बन को सी से नहीं डिनोट करते हैं, वो फिक्स है, कार्बन को सी से डिनोट करना है, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करना है। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई फिक्स नोटेशन नहीं होता, वो टाइम टू टाइम या पर्सन बाई पर्सन लोग उसको चेंज करते रहते हैं। फिर भी इन जनरल जो एक डिफिनीसन लिखी जाती है कि सेट को डिनोट करने के लिए क्या किया जाता है, तो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। और सेट के अंदर के एलिमेंट्स को इन जनरल हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी सेट को स्मॉल से डिनोट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, या उसके एलिमेंट को कैपिटल से डिनोट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसी कुछ बातें नहीं है। फिर भी तो ए और बी अगर अपने दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी वर्ड यहाँ पर या क्या किया, नॉन एम्प्टी इसलिए किया क्योंकि सेट में हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ रखी है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना होता हो। तो ऐसा सेट यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पर जो भी दो सेट लेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is denoted by A cross B। तो A और B सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, A क्रॉस B से। अब A क्रॉस B यहाँ पर जो लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि A का B में मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ये A क्रॉस B यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर आपको दिख रहा है कि क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन यहाँ पर सेट A का सेट B में मल्टीप्लाई नहीं करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या
कि आपके पास अगर सेट ए है और सेट बी है, आपको दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी अगर फाइंड करने हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जनरेट करता है ऑर्डर्ड पेयर्स को। जो अभी हम लोग इसके पहले नाम पढ़े थे ऑर्डर्ड पेयर, जो पेयर बन रहे थे, उन पेयर्स को जनरेट करने का काम करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ करता है, जैसे देखो, जैसे मान लो चीज़ों को यहाँ समझ लेते हैं पहले। ए क्रॉस बी है क्या, एक्चुअल में ए क्रॉस बी को डिनोट कैसे करते हैं वो एक बार हम यहाँ लिखते हैं, फिर अभी एग्जांपल से ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए बी। जैसे हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में सेट पढ़ रखा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे। ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा, ए बी, यानी दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स अपने को मिलेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मिलेंगे। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, ये बना कैसे, सच दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B। यानी A क्रॉस B को भी हमने करली ब्रैकेट में लिखा, जैसे हम लोग सेट डिनोट करते थे, यानी A और B अगर दो सेट हैं तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो A क्रॉस B भी एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो उसके अंदर A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे, तो उसमें जो पेयर, जो एलिमेंट बनेगा, उस एलिमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और जो फर्स्ट वाला प्लेस होगा, जैसे हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एब्सिसा प्लेस आप ले सकते हो, वो बिलोंग करेगा आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट से और सेकंड वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड एलिमेंट से। यानी जो पेयर बनेंगे, इस पेयर के अंदर हम लोग फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट सेट का एलिमेंट लिखेंगे और सेकंड प्लेस पर सेकंड सेट का एलिमेंट लिखेंगे। वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए क्रॉस बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे, मीन्स पेयर फॉर्म में होंगे। और कैसे कैसे पेयर्स बनेंगे, तो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करेगा पहले सेट का एलिमेंट और सेकंड प्लेस ऑक्यूपाई करेगा सेकंड सेट का एलिमेंट। यानी इसको एग्जांपल से अगर एक बार समझा जाए, जैसे मान लो अपन एक सेट ले लेते हैं, ए इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। एक सेट ले लेते हैं बी, इसके पास मान लो एलिमेंट है 3, 4 और 5 और अपने को यहां पर ए क्रॉस बी निकालना है। यहां से इसके बाद इसको देखिए, ए क्रॉस बी निकालना है। यहां जैसे हमने बोला कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि हमें यहां पे पेयर क्रिएट करना है। कैसा पेयर क्रिएट करना है, तो जो पेयर बनेगा उसमें फर्स्ट प्लेस वाला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा। हमने यहां पर ए को फर्स्ट सेट लिया है और बी को सेकंड सेट लिया है। तो ए का एलिमेंट क्या है, 1, 2। तो यहाँ जो पेयर बनाएंगे अपन वो कैसे बनाएंगे, इसका एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर रहेगा और इसका एलिमेंट सेकंड प्लेस पर रहेगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 इन तीनों के साथ कंबाइंड होकर पेयर बनाएगा और फिर ये 2 इसका सेकंड एलिमेंट अगेन फिर इन तीनों के साथ कंबाइंड होकर के पेयर बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1, 3, इसका 1 लिया फर्स्ट प्लेस पर, 3 लिया, फिर लेंगे अपन 1, 4, फिर लेंगे 1, 5, फिर लेंगे 2, 3, फिर लेंगे 2, 4 और फिर लेंगे 2, 5। ये ए क्रॉस बी हुआ। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मीनिंग नहीं कि सेट ए के एलिमेंट्स को उठाया सेट बी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं करना है अपने को। अपने को सेट ए के और बी के एलिमेंट्स का यूज करके पेयर बनाना है। और पेयर बनाते समय ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट सेट जो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का है उसका एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर आएगा और सेकेंड सेट वाले का एलिमेंट सेकेंड प्लेस पे आएगा। तो इस तरीके से अपन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर तो ये ए क्रॉस बी हो गया, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। अब यहाँ पे अगर बात करें ए क्रॉस बी के बाद इसी सेम एग्जाम्पल में अगर हम लोग बी क्रॉस ए का यूज़ करें, बी क्रॉस ए फाइंड करने की कोशिश करें, तो इस बार क्या हुआ, अगेन ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हुआ,
बस यही हुआ कि इसका जो सेकंड एलिमेंट था, सेकंड सेट था, वो पहले आ गया, फर्स्ट वाला बाद में आ गया। तो क्या समझ गए होंगे अब इसका मतलब कि इसमें जो पेयर बनेंगे उस पेयर में पहला एलिमेंट किसका होगा, पहले वाले सेट का। पहला सेट यहाँ पर बी हो चुका, तो अब जो अपन यहाँ पर सेट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 3 1 बनाएंगे, 3 2 बनाएंगे, 4 1 बनाएंगे, 4 2 बनाएंगे, 5 1 बनाएंगे, 5 2 बनाएंगे। ये हो गया, ये बी क्रॉस ए हो गया। ये रहा आपका ए क्रॉस बी और ये रहा बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब जरा गौर से एक चीज़ देखो, स्टार्ट जब किए थे अपन तो रिलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस किए तो किए थे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्या, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो रहा था। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो रहा था मीन्स अगर हम फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट को उठाकर सेकंड प्लेस पर रख देते हैं और सेकंड वाले प्लेस को फर्स्ट प्लेस पर रख देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। मीन्स ये जो 1 3 है और ये जो 3 1 है, इन दोनों की मीनिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब मीनिंग चेंज हो गई मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट हैं क्या वो बी क्रॉस ए के अंदर भी हैं, नहीं है। यहाँ 1 3 है, इसके अंदर कहीं भी 1 3 नहीं है। ये 1 4 है, इसके अंदर कहीं भी 1 4 नहीं है। 1 5 है, इसके अंदर कहीं भी 1 5 नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में ज़रूर आ गई होगी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। किसी भी 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता मीन्स व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ आप लोग क्लास 6 7 से डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे देखा गया है नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा 2 नेचुरल नंबर ए और बी को ऐड किया, इसका सम b + a के बराबर आया, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल, ये भी 6 ये भी 6। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए एलिमेंट या जो ऑपरेशन, तो बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ पर ए क्रॉस बी के ऑर्डर को चेंज कर देने पर हमें बी क्रॉस ए मिला। ऑर्डर चेंज करने का मतलब समझ में आ गया, फर्स्ट प्लेस सेकंड पे, सेकंड प्लेस को फर्स्ट पे लिख दिया। तो एलिमेंट भी चेंज हो जा रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर एक चीज पक्का हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ does not exist in Cartesian product। थोड़ा इस चैप्टर में लिखना ज़्यादा पड़ेगा, प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है रिलेशन। हायर क्लास में जो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में भी, आईटीज़ वगैरह में भी, तो प्योर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आएगा उसमें इस तरीके के चैप्टर्स आपको मिलेंगे, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उन सब में। तो खैर टॉपिक पे आते हैं अपन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब समझ में आ गया। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट करते हैं क्रॉस से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर को प्रोड्यूस करता है। ऑर्डर पेयर को प्रोड्यूस करने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से यहाँ पे समझने की है, अगर हमसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट में इन दोनों नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे, ये पूरा पेयर काउंट होगा। जैसे सेट हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे सेट ए था, इसके पहले अभी हमने सेट ए लिखा था, मिट गया है। सेट ए जैसे हमने बनाया था 1 और 2, और सेट बी बनाया था हमने 3 4 और 5। इन्हीं सेट्स का यूज़ करके हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी देखा था। तो जो यहाँ सेट ए था, अगर कोई पूछे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं।
अब यहाँ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, तो ये नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ तो 1 गिन रहे थे, 2 गिन रहे थे, तो यहाँ पर भी 1 गिनते हैं, 3 गिनते हैं, नहीं। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर बनते हैं उन पेयर्स को एक एलिमेंट काउंट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर ये एक एलिमेंट काउंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट काउंट होगा, ये तीसरा एलिमेंट काउंट होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो A क्रॉस B के अंदर या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो पेयर फॉर्म में होते हैं। उनको उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करते हैं। तो A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट हो गए, 6। B क्रॉस A में भी कुल कितने एलिमेंट हो गए, फिर से गिन के देखो, इसमें भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है, A क्रॉस B में भी 6 एलिमेंट, B क्रॉस A में भी 6 एलिमेंट, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हमने लिखा कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। थोड़ा सा अभी हमने जैसे कहा था कि थोड़ा बहुत हम सेट पे भी बात करते रहेंगे इस चैप्टर में। तो सेट में हम लोगों ने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट पढ़ा होगा। सेट में एक डिफिनीशन थी इक्विवेलेंट सेट और एक डिफिनीशन थी इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, सोचिए। इक्विवेलेंट सेट मीन्स ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। और इक्वल सेट क्या होंगे, इक्वल सेट वो होंगे जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर तो सेम हो ही, साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A की अगर बात करें तो क्या इन दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है, अलग अलग सेम है। क्या दोनों के नंबर सेम है, तो जी हाँ, नंबर दोनों के सेम है। मतलब क्या, मतलब ये दोनों के दोनों सेट इक्विवेलेंट हो गए। मीन्स A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। अब अगली एक बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट पता कैसे चला। तो पता ऐसे चला, जैसे एक चीज़ और सेट पे डिस्कस कर लेते हैं, सेट की ही बातें हैं। थोड़ा सा हमने पहले भी कहा कि आप इस चैप्टर को अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्लास 11th का सेट जितना बढ़िया से समझे रहेंगे, ये चैप्टर और भी उतनी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सेट ए की अगर बात करें तो हम लोगों ने क्लास 11th में सेट में पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है। तो यहाँ NA लिखते हैं और यहाँ NB। NA मीन्स व्हाट, अब इसको अपन पढ़ते क्या है, NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 2, 1 2। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, यहाँ हमने 3 लिख दिया। और इसको हम लोग नाम देते हैं कार्डिनल नंबर। दिखाई नहीं दे रहा होगा ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में हो गया 2 और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 3। NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसको कहा जाता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए वो कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट से डिनोट करते हैं, बोलते हैं और डिनोट करते हैं। n बार लिख दिया, अंदर ब्रैकेट में सेट लिख दिया, मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसकी संख्या को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर अपने से पूछा जाए कि ये बताओ NA क्रॉस B का मतलब क्या होगा, NA क्रॉस B। NA क्रॉस B मतलब जैसे वहाँ NA का मतलब हमने क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, तो NA क्रॉस B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर देखा हमने 6। ये 6 कहाँ से आया, तो अगर हम देखें इस 2 का इस 3 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या 6 आएगा, जरूर आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे।
अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो भी 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो भी 6 आएगा। तो A क्रॉस B में भी 6 एलिमेंट और B क्रॉस A में भी 6 एलिमेंट, लेकिन वो जो ऑर्डर पेयर था उसके कारण ये एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो दोनों सेट इक्विवेलेंट जरूर हैं लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं कहे जाएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा एक बार और, वीडियो में बैक जा करके या पॉज करके एक बार इसको और ध्यान से समझ लीजिए। फिर अब यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन।